गिफ्ट्स के बिना इंडियन सोसाइटी अधूरी है, चाहे प्यार दिखाने के लिए हो, चाहे खुशी जाहिर करने के लिए, और चाहे गेट वेल सून गिफ्ट क्यों ना हो। कौन से गिफ्ट पे कितना लगता है टैक्स और कौन से गिफ्ट होते हैं एग्जेम्प्ट, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। बचपन से लेकर ओल्ड एज तक ढेर सारे गिफ्ट्स हमें मिलते रहते हैं। गिफ्ट्स या तो हमें पैसों के रूप में मिलते हैं, या तो कोई सामान, कोई छोटी मोटी चीज, या तो कोई बड़ा सा एसेट या प्रॉपर्टी। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि गिफ्ट होता क्या है। तो जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ देता है और वो बदले में कुछ नहीं चाहता या उसके बदले में उसको कुछ वापस नहीं चाहिए, यानी कि जो कि वन वे ट्रांजैक्शन होता है, आपको सिर्फ देना है, वापसी में आपको बदले में कुछ मिलना नहीं है, वो होता है गिफ्ट। गिफ्ट पे कितना इनकम टैक्स लगता है? अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव होता है, वो भी पैसों के फॉर्म में, जैसे कि कैश या चेक या बैंक में आपके NEFT, RTGS या IMPS आया हो, और ये गिफ्ट मिला है किसी नॉन रिलेटिव से, तो आपको देना पड़ेगा उस अमाउंट पर इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त ने 40,000 रुपए का कैश गिफ्ट दिया, तो ये 40,000 का कैश गिफ्ट आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको वही दोस्त 40,000 की जगह 60,000 रुपए गिफ्ट करता है, तो 60,000 पे पूरा आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं पर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक दोस्त ने 40,000 दिए हैं और एक दोस्त ने 20,000 दिए हैं, मिलाकर हो जाते हैं 60,000, तो भी आपको 60,000 पर पूरा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में टैक्स 10,000 रुपए यानी कि 50,000 के ऊपर के अमाउंट पर नहीं लगेगा, बल्कि पूरे 60,000 पर लगेगा। और अगर यही गिफ्ट आपको आपके किसी रिलेटिव से मिला होता, तो उस केस में इस अमाउंट पर या इस गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, बिकॉज रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट आपको मिलेगा वो इनकम टैक्स से टोटली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन रिलेटिव्स कौन होते हैं? तो सर, रिलेटिव तो मेरे रिश्तेदार हो गए? नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से रिलेटिव्स को डिफाइन किया गया है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, उन्हीं को रिलेटिव माना जाएगा। उसके अलावा बाकी सब लोग नॉन रिलेटिव माने जाते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये लोग हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गए आप। तो आपके रिलेटिव कौन हुए? सबसे पहला रिलेटिव आपका होता है आपका स्पाउस। तो स्पाउस मतलब अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड, आपके ब्रदर, आपका सिस्टर, आपकी स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर, तो यानी कि आपकी वाइफ के ब्रदर सिस्टर या आपके हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर, प्लस आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर सिस्टर, यानी कि आपके चाचा और आपकी बुआ, आपके लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, और आपके स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, और ये ऊपर जितने भी लोगों की बात की है इन सब की स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब अगर मेल है तो उनकी वाइफ, और अगर फीमेल है तो उनके हस्बैंड। तो ये सब आपके रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। लीनियल असेंडेंट्स में कौन आता है? तो लीनियल असेंडेंट्स का मतलब होता है आपके ऊपर के लोग, यानी कि आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर। और डिसेंडेंट्स का मतलब आपकी नीचे की पीढ़ी, यानी कि आपका ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंडडॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडडॉटर। तो ये सब लोग, इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सब लोग आपके रिलेटिव्स हैं। अच्छा, अगर नॉन रिलेटिव से आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई खाली प्लॉट, वो भी बिना किसी कंसिडरेशन के, या यूं कहें कि बिना कोई पेमेंट किए, आपके किसी नॉन रिलेटिव ने आपको यूं ही गिफ्ट कर दी, आपके दोस्त ने आपसे खुश होकर आपको कोई 10 लाख या 20 लाख रुपए की लैंड गिफ्ट कर दिया, तो अगर उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 50,000 रुपए से ऊपर है, तो आपको उस प्रॉपर्टी के पूरी सर्कल वैल्यू पर देना पड़ेगा इनकम टैक्स। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि आपके दोस्त ने आपको 10 लाख का कोई प्लॉट गिफ्ट किया है, तो आपको पूरे 10 लाख रुपए पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर फिर वही बात है कि आपको 9.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं देना है, पूरे 10 लाख पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो लेकिन कंसेशनल रेट पे, वही दोस्त अगर आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सपोज प्रॉपर्टी 12 लाख रुपए की थी और उसने आपको वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में दे दी क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, तो इस केस में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट होगा उसमें से आप माइनस करेंगे आपने एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी कितने में ली है, मल्टीप्लाइड बाई 105%। और अगर ये डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है
जैसे कि इस केस में 1.5 लाख रुपीस तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सर्कल रेट माइनस कंसिडरेशन अमाउंट पे, जो कि है 12 लाख माइनस 10 लाख यानी कि 2 लाख रुपए पर। तो यहाँ पर आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक्चुअल पेमेंट में आप इंटू 105 कर रहे हैं, यानी कि उस वैल्यू को 5% से बढ़ाकर देखा जा रहा है। लेकिन जब हम एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका कंसिडरेशन अमाउंट को पूरा लेंगे, उसमें 5% ऐड नहीं करेंगे। और अगर यही सेम प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आप अपने किसी रिलेटिव के साथ करते हैं तो उस केस में आपको फिर से कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले ही वो प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से गिफ्ट में मिली हो या आपने अपने किसी रिलेटिव से वो प्रॉपर्टी कंसेशनल प्राइस पे या डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदी हो। सर कैश हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट में मिलती है, जैसे कि कोई ज्वेलरी हमें गिफ्ट कर देता है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो होती कौन कौन सी हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन यानी कि गोल्ड बार्स। तो ये तो हुए मूवेबल एसेट्स। इनमें से अगर कोई भी एसेट आपको गिफ्ट में मिलता है और उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस एसेट की जो भी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर से सेम कंडीशन आ जाती है कि इनमें से कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं, सपोज हम ज्वेलरी परचेज करने जाते हैं और वो जो ज्वेलर है वो हमारा दोस्त है, तो वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्वेलरी दे सकता है। तो उस केस में भी फिर से आपकी जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, जितने की ज्वेलरी आपने एक्चुअल में खरीदी, उसको आप डिफरेंस निकालेंगे कि उसकी एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस डिफरेंस अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जो ज्वेलरी मैं लेके आया वो 8 लाख रुपए की थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 6 लाख रुपए में वो ज्वेलरी बेच दी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 लाख माइनस 6 लाख यानी कि 2 लाख रुपए का है। तो मुझे टैक्स कितने अमाउंट पर देना होगा? 2 लाख रुपए पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी आ जाती है कि अगर वही ज्वेलरी शॉप वाला मेरा रिलेटिव है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स मुझे नहीं देना। ये तो हो गए टैक्सेबल गिफ्ट्स कि क्या क्या गिफ्ट्स हैं, किन के ऊपर कैसा टैक्स लगेगा, प्लस जो रिलेटिव से जितने गिफ्ट मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ इसमें एक और वन टाइम बेनिफिट भी है, वो है शादी का लड्डू। आपकी मैरिज, आपकी शादी पे मिले हुए सारे गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, भले ही वो रिलेटिव से मिला हो या नॉन रिलेटिव से मिला हो, भले ही वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो या 50,000 रुपए से कम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर शादी में गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। और ये मजा सिर्फ शादी में ही मिलेगा। एनिवर्सरी, बर्थडे या एंगेजमेंट पार्टीज पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशन है गिफ्ट्स के ऊपर। कोई भी गिफ्ट अगर आपको विल के द्वारा में मिला हो या किसी की डेथ होने पर आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली हो तो उस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गिफ्ट के ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं इनकम टैक्स में और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो ये मेरा सजेशन है कि आप किसी लॉयर से या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनली एक गिफ्ट डीड जरूर एग्जीक्यूट करवा लें, बिकॉज एग्जेम्पशन लेने के लिए गिफ्ट डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है। उसके बिना आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।